मेडिटेशन क्लास में अपने सपने को लेकर हजारीबाग में आए उन हजारों युवाओं में कुछ अनमोल हीरा चुनने का जो हम लोग एक बीड़ा उठाए हैं। कहते हैं युद्ध भीड़ नहीं जीतती है बल्कि नीतियां जीतती है। इतिहास साक्षी है कि एक तब कौरव की संख्या 18 और क्षणीय सेना के रूप में लगा सजा हुआ था। भाइयों की दृष्टि से उसकी संख्या 100 थी, पांडव 5 ही थे। लेकिन रिसर्च करके ऋषियों ने कहा 5 पांडव हमें स्वीकार और 100 कौरव धरती के भार। तो हम इस हजारीबाग में भार बनकर अपना जीवन चाहना चाहते हैं या अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, ये प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है, क्वेश्चन टैग। इस उम्र को किशोर कहते हैं, स्टूडेंट लाइफ जो 18 साल का है, 20 साल का है। किशोर अर्थात हमको किस ओर जाना है, निगेटिव की ओर जाना है कि पॉजिटिव की ओर जाना है। हमको बुराइयों के दलदल में फंसना है बूढ़े हाथी की तरह, या हमको सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचना है। ये क्वेश्चन टैग हमारे सामने है। हम इस 24 घंटा को किस तरह जी रहे हैं, कितना समय हम पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ उस किसान की भांति, ये हमारा लाइफ भी है वो किसान की तरह। जो किसान जब खेती लगाता है तो बुआई से लेकर निड़ाई से, गुड़ाई से लेकर उनके रख रखाव से लेकर अनाज को घर तक संरक्षित करने का एक एक पल, एक एक ध्यान, एक एक क्षण उस खेती के लिए, उस किसानी के लिए समर्पित होता है। हम लोग कहते हैं लगभग 95% लोग उसी किसान परिवार से हैं जिनके घर परिवार में खेती किसानी का कार्य होता है। हमारा जीवन भी, विद्यार्थी जीवन भी उसी तरह यदि सजग रहा, उसी तरह यदि हमारा सचक रहा, सचेत रहा, तो भाई हम उस लक्ष्य को निश्चित रूप से पा सकते हैं। इस शुभकामना के साथ हम लोग अपने आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए यहाँ एक्सेप्ट होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों से बात करते बोला हम तो मेडिटेशन कर लेते हैं, घर में कर लेते हैं, कमरे में कर लेते हैं। कमरे में ही करना है, घर को ही वातावरण अच्छा, लॉज में को ही आप साधना स्थली के रूप में बनाइए। कल पटना में थे भाई लोग जो हम लोग को खाना खिला रहे थे, जब हम लोग का भोजन हुआ तो नौजवान लड़का थाली उठा लिया, बोला नहीं भैया आपको धोने नहीं देंगे, हम स्वयं धो लेंगे। रात क्यों? बोला जब से हम इसमें मन लगाए, देखिए अभी हमारा झारखंड पुलिस में पीटी भी निकाला, मेंस भी निकला, मेरिट लिस्ट में भी आ गया। बहुत एकदम पतला दुबला लिन थिन लड़का था। उसमें जितने काम करने वाले स्टूडेंट थे उसमें 8 लोगों का इस वर्ष दरोगा कंप्लीट हुआ, बिहार दरोगा में। कोई बीपीएससी कंप्लीट किया, कोई डिफेंस कंप्लीट किया, कोई कटिहार का डीएम बना हुआ, कोई इसी पटना युवा प्रकोष्ठ का ही धनबाद में अभी जुडिशियल जज है। कितनी सफलता की कहानी आप लोगों को बताएं, वह सफलता की कहानी। और दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे घर में भी अपना ही भागना दरोगा है, एयरफोर्स टेक्निकल में है, आर्मी टीचर में है। ये मेडिटेशन क्लास की सफलता की कहानी कि अगर एक एक बिंदु पर हम लोग बात करें तो यहाँ जो मेडिटेशन क्लास है यह इसलिए नहीं है कि हम लोग कोई संगठन बना लेंगे और उसके बाद एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे, नगर पालिका का चुनाव लेंगे। अगर ऐसा होता तो इसके जो फाउंडर रहे पटना के मनीष कुमार जी, वो अभी तक चुनाव जीत गए होते, विधायक तो बन ही गए होते। कल गांधी मैदान का जो नजारा था मित्रों, वो अद्भुत। अभी तक जो रैलियां होती थी वो रैलियां किस प्रकार वह किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था, वो राजनीतिक दल के नाम पर, चाहे किसी संस्था के नाम पर, चाहे किसी एनजीओ के नाम पर। लेकिन कल गांधी मैदान वो जेपी मूवमेंट का याद दिलाया जब 71 में राजनीतिक रूप से तत्कालीन सरकार के कुशासन के खिलाफ एक ऐसा व्यक्ति उठ खड़ा होता है और उनके शरण में जितने लोग आते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद जी हो, सुशील कुमार मोदी जी हो, भाजपा के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, ऐसे एक लंबे लिस्ट है जो 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 जेपी मूवमेंट में अपना योगदान दिया। वह सारे के सारे लोग विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए और सारे के सारे लोगों का लाइफ सेट हो गया। क्यों? क्योंकि जो समय की कीमत पहचानते हैं, उनका समय की कीमत को जिसने पहचाना उसका विकास को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। टाइम इज मनी। जीवन कुछ नहीं है बल्कि समय का एक कीमत है। जीवन का अर्थ ही हमारे ऋषियों ने कहा समय है। समय खत्म, जीवन खत्म।
2 साल अब लौटा कर हम नहीं ला सकते हैं, कल का क्षण वापस नहीं आ सकता है। और कल की जो उसका नाम ही था यूथ एम्पावरमेंट, युवा सशक्तिकरण। युवा सशक्त कब बनेगा? सभी लोग राष्ट्र को सशक्त बनाना चाहते हैं, देश को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करते हैं और कई कई वादे करते हैं चुनाव में। लेकिन आज जो जरूरत है देश का, वो सबसे बड़ी मांग है इस राष्ट्र को समर्थ बनाना और सशक्त बनाना। कैसा? जापान के तरीके से। जापान का नाम लोग इसलिए लेते हैं कि जापान की तरक्की के पीछे का जो राज है, गुरुदेव का एक अद्भुत किताब है जो हिमालय प्रवास पर लिखे थे। हर 10 वर्ष में 1 साल के लिए हिमालय में रहते थे और वहां उन्होंने लिखा था भारत बांग्लादेश का जब युद्ध हो रहा था, उसमें गुरुदेव पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे कि ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। उस समय भी वो मेडिटेशन हुआ था पूरे देश भर में, जितने भी इनसे जुड़े हुए लोग थे उन लोगों से कहा था मात्र 10 मिनट ध्यान करो कि हमारे भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ रहा है और जो विरोधी सैनिक है उसका मनोबल छीन हो रहा है। केवल 10 मिनट राष्ट्र के लिए चिंतन करो। एक मोहन देवांगन की चिट्ठी सुरक्षित है मध्य प्रदेश का। वो चिट्ठी में बड़ा अद्भुत बात लिखता है गुरुदेव को कि गुरुदेव मैंने देखा कि हिंद महासागर में, यह मसाल का चित्र नहीं दिख रहा है, हम लोग के मसाल के चित्र है, वो साई एक मसाल को हाथ पकड़े हुए हैं। हिंद महासागर में एक विशाल हाथ निकलता है और अमेरिकी की युद्धक बेड़ा जो पाकिस्तान के पक्ष में हिंदुस्तान को नेस्तनाबुद्ध करने के लिए आ रहा था, आप सभी लोग जानते हैं। और वह हिंद महासागर में एक ऐसा विशाल हाथ निकला कि अमेरिका के युद्धक बेड़ा को पूरी तरह से ढक दिया। और आज का वहां तक अमेरिका का इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग पता नहीं कर पाया कि बिना युद्ध किए हमारा युद्धक बेड़ा रास्ता कैसे भटक गया। आना था इंडिया की ओर, हिंद महासागर में भटक कर फिर अमेरिका पहुंच जाता है। ये क्या है? यह अध्यात्म की ताकत है। 71 की सच्ची घटना बता रहे हैं। मोहन देवांगन लिखते हैं स्वप्न की बात कि गुरुदेव मैंने देखा वो विशाल हाथ युद्धक बेड़ा को ढक देता है और दूसरे दिन घोषणा हो जाती है, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट जाता है, बांग्लादेश का अस्तित्व हो जाता है। हम साक्षी रहे 1999 का, जब कहिए इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, करगिल युद्ध, करगिल मूवमेंट, आप सभी लोग जानते हैं। करगिल के बारे में 2 शब्द हम कहना चाहेंगे जो कभी उस समय पिरोया था। देश के जवानों के प्रति जो बात लिखा था, देश के जवान तुम्हें देश का नमन, देश के जवान तुम्हें देश का नमन, शौर्य के प्रमाण तुम्हें शौर्य का नमन, शौर्य के प्रमाण तुम्हें शौर्य का नमन। क्यों? शत्रु थी ऊंचाई पर न तुम डरे मगर, शत्रु थी ऊंचाई पर न तुम डरे मगर, तुम बढ़े उधर जिधर न थी कहीं डगर, तुम बढ़े उधर जिधर न थी कहीं डगर। ध्वस्त किया शत्रु का गरूर और गुमान, ध्वस्त किया शत्रु का गरूर और गुमान, झुक सका न देश का ऊंच स्वाभिमान, झुक सका न देश का ऊंच स्वाभिमान। देश के जवान तुम्हें देश का नमन, देश के जवान तुम्हें देश का नमन, शौर्य के प्रमाण तुम्हें शौर्य का नमन। इतना ही बात नहीं थी, जो युद्ध लड़ने वाले सैनिक थे, जो संघर्ष कर रहे थे, अभी हाल में कई जवानों की शादी हुई थी, मेहंदी का रंग नहीं छूटा था, घर से मंडप से निकल के चले गए करगिल युद्ध के लिए। सैनिक समर्पित होता है देश के लिए, वो देश के सीमा के और राष्ट्र के अलावा उनके सामने कुछ नहीं आकांक्षाएं होती है। दूसरा पद कवि जो कहता है मित्रों, उससे हमारा हृदय विचलित हो जाता है। कवि कहते हैं, ध्यान में प्रिया न थी न पुत्र लाल था, ध्यान में प्रिया न थी न पुत्र लाल था, सिर्फ राष्ट्र भूमि का यह हम सवाल था, सिर्फ राष्ट्र भूमि का यह हम सवाल था। ध्वस्त किया शत्रु का गरूर और गुमान, ध्वस्त किया शत्रु का गरूर और गुमान, झुक सका न देश का ऊंच स्वाभिमान, देश के जवान तुम्हें देश का नमन, शौर्य के प्रमाण तुम्हें शौर्य का नमन। मित्रों, ये ताकत कहाँ? योगेंद्र यादव जो जीवित रह गया परमवीर चक्र पाने के बाद भी, उनकी जब बराबर आज तक वाले बहुत सारे चैनल उनकी आपी बीती सुनाते हैं, किस तरह उनके हाथ में बम लगा, किस तरह उनका शरीर, और उस अवस्था में कैसे उन्होंने
जिद्द जीता, लेकिन इसके पीछे जो अध्यात्म की ताकत थी, उस अध्यात्म की ताकत को भी समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कोई काम यदि करते हैं और उसमें यदि अध्यात्म की शक्ति मिल जाए तो अंक के गणित के दृष्टिकोण से 1 + 1 = 2 होता है, लेकिन अध्यात्म में उसी अंक को यदि कहें तो 1 और 1 11 हो जाता है। 1 और 1 ये अध्यात्म की ताकत है। आप मानते हैं आपके पास शक्ति है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास मेमोरी पावर है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, सब कुछ आप ही के अंदर है, हम नहीं देने वाले हैं। हमारे ऋषियों ने कहा करोड़ों राम, करोड़ों मोहम्मद, करोड़ों ईसा, करोड़ों कृष्ण मिलकर आपके जीवन में राई रत्ती भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं यदि आप अपनी कीमत को नहीं समझेंगे। इसलिए हमारे महान वैज्ञानिकों का, ऋषियों का कहना है अपना आंतरिक मूल्य को समझो। करगिल के युद्ध के समय में लोग क्या किया, शाम के 6 बजे से 6:15 तक 15 मिनट की हम लोग मेडिटेशन करते थे पूरे देश भर में, और उसमें गायत्री मंत्र में 3 बार क्लिंग संपुट लगाते थे, ओम भूर्भुवस्वः क्लिंग क्लिंग क्लिंग, उसके बाद गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, फिर अंत में लगाते थे क्लिंग 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 ओम। शुरू में 3 बार क्लिंग लगाते थे, उसमें भाव किया जाता था कि हमारे भारतीय सैनिकों का मनोबल में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, उसका आत्मबल मनोबल बढ़ रहा है, पूरे देश के लोग प्रार्थना कर रहे थे। और अंत में 3 बार क्लिंग लगाते थे तो जो शत्रु सैनिक है उसके हृदय में तीर लग रहा है, गोलियों की बौछार लग रही है, उसका मनोबल छीन हो रहा है, और उस कठिन परिस्थिति में अध्यात्म की ताकत काम आई और फिर से हम लोग युद्ध जीत गए। जो बात इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे चक्रव्यूह कितना कठिन हो, चक्रव्यूह है कठिन किंतु अभिमन्यु मत घबराना, डर जाने से अच्छा उसमें घुसकर मर जाना। लेकिन यह बात किसको समझ में आती है, जिसके अंदर जवानी हो, जो वास्तव में अपने आप को जवान समझते हैं। और जवान की परिभाषा गुरुदेव ने क्या कहा, जिसका दिमाग, जो माथा है वो ठंडा होना चाहिए और खून गर्म होना चाहिए। लेकिन आज जब हम स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिए, अध्यात्म से हम जब अलग हो गए, तब क्या हो गया, आज हर आदमी का माथा जो है ये वाला गर्म हो गया है, छोटी छोटी बात में टेंशन। हम लोग खोरठा में समझने के लिए कहते हैं भाई एक सूरज की गर्मी तो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, टेंशन तो ये उतना गर्मी यदि मिलेगा तो क्या होगा। प्रेशर कुकर का उदाहरण आप समझते हैं, उसमें सीटी देता है, बहुत जल्दी खाना बनता है, लेकिन वो सारा भाप यदि उसी के अंदर रह जाए तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा कि नहीं। आज युवाओं के जीवन में भी ब्लास्ट हो रहा है, आए दिन सूचना मिलती है कि बस प्यार में धोखा हुआ और ये संसार छोड़ दिया, बोल पंखे से लटक गया, कन्हरे में जाकर बोल हरी भाई, इसीलिए आए थे बस्ता लेकर के। आप लोग अच्छे हैं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, वही करते हैं जो करने के लिए हम हजारीबाग नहीं आए थे। आज तो सब इंटरनल पावर किसी के अंदर है ही नहीं। हम लोग तो सब ऐसा फॉलोवर बनाने के में लगे हुए हैं, जो फॉलोवर स्वयं तो डूबा। एक से कभी हीरो का नाम आ रहा है बॉलीवुड में, जिसको हम लोग हीरो समझते थे, ड्रग्स ले रहा है, पैसा कमा गया बहुत, और तक अब महिला हीरोइन जो नायिका उनका भी नाम आ रहा है। ऐसे गंदे गंदे पैसा कमाने के लिए पिक्चर बना रहे हैं। रणबीर कपूर का आपने सुना नहीं, कहां से लौट कर आए। ये फॉलोवर हमको क्या करेगा, हम युवाओं को आज जो है वो ये जो हॉलीवुड है, ये जो चाइना का बाजार है, ये जो फैशन परस्ती है, ये सब हमारे लाइफ को अपना बाजार बनाना चाहता है और अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। आज का शत्रु, आज हम लोगों की लड़ाई रावण से नहीं है, आज हमारी लड़ाई कंस से नहीं है, हमारी लड़ाई किससे है, हमारे शत्रु जो हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ने में रोड़ा अटका रहा है, उससे हमको लड़ाई लड़नी है। जो हमको लक्ष्य नहीं समझने दे रहा है, जो हमको बेहतर बनने से रोक रहा है, A फॉर एम हमारा लक्ष्य समझ नहीं आ रहा है, B फॉर बेस्ट बनने में रोड़ा बन रहा है, C फॉर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा हो रहा है, D फॉर डिसिप्लिन के सूत्र में अपने आप को बांध नहीं पा रहे हैं। इसलिए हे युवा साथियों, इसीलिए पटना की तरह इस मंच को वैसी परिस्थिति में जब हमारे यहाँ झारखंड के 2-3 CM का ऑफर है,
कि आप आ जाइए हमारी पार्टी में, बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, आपको प्रवक्ता बनाएंगे, आपको टीवी पर लोग डिबेट में देखेगा, 4 व्हीलर गाड़ियां मिलेंगी, सुख सुविधा में आप रहेंगे। तब भी हम उस मिशन को लेकर के, मिशन और कमीशन 2 शब्द हमारे पास है। कमीशन अर्थात कोई भी काम यदि आज करता है तो सभी लोग सोचते हैं इसमें कितना माल पानी कमा रहे हैं। सब लोगों का एक है, दोष केवल नेताजी को दे रहे हैं, लेकिन एक वार्ड मेंबर से लेकर कैबिनेट मंत्री तक राष्ट्र को समर्थ बनाने की यदि दिशा में लोग काम किए होते तो जापान के पास कितनी संसाधन थी। 45 में बम गिरा और 2 साल बाद हमारा देश आजाद हो गया 47 में। इतनी प्राकृतिक संपदाएं, सोना चांदी, यही ही राजस्थान के जयपुर में हीरा की कटिंग होती है, इसी झारखंड में कोयला अभ्रक खनिज संपदा का भरमार है, लेकिन है क्या, उसको यूज करने वाली हमारे पास पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व होना चाहिए था। व्यक्ति तो हम लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर व्यक्तित्व नहीं है। हमारे पास संपत्ति तो बढ़ी, लेकिन हमारा सुमति खो गया। हमारे पास जोश तो है, लेकिन होश नहीं है। ये मेडिटेशन क्लास जोश से होश का समन्वय करेगा, आपके जीवन में संतुलन पैदा करेगा। प्रेशर तो देना चाहिए, लेकिन हम फट नहीं जाएं। श्रीवास्तव जी, राजू श्रीवास्तव, बम फटा तो ऐसा फटा फुस, आज हम लोगों की हालत ऐसे ही फुस हो रहा है। बोला जो पटाखा हम लोग छोड़ते ना, बोला इसमें भीग गया है, बतस गया है। कहीं हम लोगों का हालत भी तो वैसा ही नहीं हो गया। इसलिए यदि ऐसा हो गया है तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हजारीबाग में उन कौरव की अक्षौनी सेना से हम 5 पांडवों को हम लोग एकत्रित करने के लिए तैयारी कर दी है। पहचानिए अपने को, अपने लक्ष्य को पहचानिए, अपने जीवन को पहचानिए, और फॉलोवर यदि बनाना है, समय की कीमत की बात हम लोग कर रहे थे। टाइम इज मनी, समय की कीमत। समय की कीमत किसने पहचाना? देश के क्रांतिकारियों ने पहचाना। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद, सुखदेव, राजगुरु, बिरसा मुंडा, बाबू कुंवर सिंह, राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कितने नाम गिनाए जाएं जिन्होंने भी उस गांधी की आवाज को सुना, फूलों की सेज छोड़कर दौड़ पड़े। कोई किन्होंने बैरिस्ट्री को लात मार दिया, वकालत कर रहे थे छोड़ दिए, गांधी जी के साथ खादी बेचने लगे। भाई युवा लोग प्रश्न उठाता है कि गांधी क्या किया देश को? भगत सिंह, अरे भगत सिंह तो एक प्रेसिडेंसी उस कॉलेज लाहौर का एक स्टूडेंट था। एक स्टूडेंट पूरे देश में मूवमेंट पैदा नहीं कर सकता था, मूवमेंट तो गांधी ने पैदा किया। हर जगह खादी आंदोलन, नमक आंदोलन, एक जन साधारण आदमी के अंदर एक भाव जगा दिया था। वो लड़ाई से भी ज्यादा बेहतर बात होती है किसी की भावना को यदि जगा दिया जाए, और उसी भावना में क्रांतिकारियों का उदय हुआ। गांधी का सत्याग्रह और क्रांतिकारियों का जोश, ये दोनों का समन्वय हुआ। किसी की कीमत को आप कम मत ना किए। ये पूरे देश में मूवमेंट पैदा कर दिया था। बैरिस्ट्री पास करके दक्षिण अफ्रीका से आने वाला गांधी जब वकील से पैसा लिया कि आपका वो केस लड़ेंगे, तो बेचारा बहस नहीं कर पाए, इतना कमजोर उनकी थी मनस्थिति, बहस नहीं कर पाए। वकील बोला मेरा पैसा वापस। वकील जिनका केस लड़ रहे थे। लेकिन वही गांधी जब गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, उनके जीवन में जब गुरु आया और उन्हें स्पिरिचुअलिटी से अपने लाइफ को जोड़ा, हिंदुस्तान के हर गलियों में एक नारा चल रहा था, रघुपति राघव राजा राम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। एक मूवमेंट पैदा हो गया था, सारे लोग निकल पड़े, और निकल पड़ने के बाद जो शहीद हो गए, जिनको गोली लगी, जिनको जो फांसी पर चढ़े, वो तो स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो ही गए, वो तो हिंदुस्तान के भगवान बन ही गए। आज भगत सिंह को कोई देखता है दृष्टि से? खुदीराम बोस के प्रति किन्हीं के प्रति निगेटिव भाव आता है क्या? ये सारे के सारे लोग इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गए, लेकिन जो जीवित रह गए, जिनको गोली नहीं लगी, देश आजाद होने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, इस देश के गृह मंत्री बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए, और जो वो नहीं बन पाए किसी राज्य का सीएम बन गए। उससे जो छोटे स्तर के लोग थे वो ब्लॉक का प्रमुख बन गए, पंचायत लेवल का था वो गांव के मुखिया बन गए, और जो वो भी नहीं बन पाए उससे भी जो बच गए, उन सभी क्रांतिकारियों को क्या मिला? एक दिन भी भूल से बादाम बेचने वाला भी जेल चला गया। वो बोल रहा था सर हम तो लड़ाई में भाग नहीं लिए, हम तो बादाम बेच रहे थे।
ये भीड़ में पकड़ के पुलिस ले आई, लेकिन पता चला दूसरे दिन देश आजाद हो गया था, अंग्रेज भाग गया था। तो जब चिनिया बादाम मूंगफली बेचने वाला जो भूल से जेल गया था उस मोमेंट में, उसका भी नाम के आगे क्या लगा? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इर्द गिर्द कोई यदि जीवित है तो उनको हमारे देश का पीएम सैल्यूट देता है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आवास जा सकते हैं। उनके लिए स्पेशल, भले गांव का हमारा चाचा जी पढ़े लिखे नहीं है, क्यों? क्योंकि इस समय की कीमत को पहचाना। इसलिए हे युवाओं, स्वामी जी एक ही बात कहा, हिंदुस्तान को जगाना है तो युवा शक्ति को जगाना पड़ेगा, राष्ट्र को समर्थ बनाना है तो युवा को सशक्त बनाना पड़ेगा। और कौन युवा सशक्त बनेगा? जो स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को जोड़ेंगे, जो अध्यात्म से अपने आप को जोड़ेंगे। कौन कौन? एक अध्यात्म भी चल रहा है, चढ़ा लो पेठा मिलेगा बेटा, दक्षिणा दो और स्वर्ग का टिकट कटा लो, यहां दीजिए वहां मिलेगा। हम लोग उस अध्यात्म की बात नहीं करते हैं। हमारा अध्यात्म वो टेक्नोलॉजी कौन है? जो कलाम का था, डिफेंस में छटने के बाद भी उनके अंदर अध्यात्म आता है और वहीं से उनको दिशा मिलती है और बाद में मिसाइल मैन बन जाते हैं। हमारा अध्यात्म तो उस स्वामी विवेकानंद का है जो वकील के बेटे को स्वामी विवेकानंद बनाकर खड़ा करता है। हमारा अध्यात्म उस अब्राहम लिंकन का है, हमारा अध्यात्म उस स्वेट मॉडर्न का है, हमारा अध्यात्म बाल गंगाधर तिलक वाला है। जब उनका पेट का ऑपरेशन हो रहा था तो डॉक्टर को बोला क्लोरोफॉर्म मुझे मत सुनाइए, आप लोग शायद जानते हैं कि नहीं, हमको गीता का ग्रंथ दे दीजिए। और क्लोरोफॉर्म सुंघाए बिना, सूंघे बिना बाल गंगाधर तिलक अपना पेट का ऑपरेशन करा लिए और पूरा चीड़ फाड़, उसमें तो मोटा चाकू कैंची होता था, लेकिन उप तक नहीं किए, गीता ग्रंथ पढ़ते रहे, गायत्री मंत्र का जप करते रहे। और उस बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि यदि भारत को जगाना है तो ये दो मंत्र का जप करना पड़ेगा, एक वंदे मातरम जिससे हमको आजादी मिलेगी, लेकिन दूसरा गायत्री मंत्र जिससे हिंदुस्तान का नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक जागरण होगा। देश तो आजाद हो गया लेकिन हम लोगों का आंतरिक जागरण एबिलिटी नहीं बढ़ेगी, हम लोगों का आंतरिक ऊर्जा का जागरण नहीं होगा, हम लोग अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, हम अपने दायित्वों को नहीं समझेंगे जापानी नागरिकों की तरह। जापान का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि जापान का हर नागरिक, जो गुरुदेव उस किताब में लिखे थे हिमालय में, जो बात कहना भूल रहे थे, चीनी शब्द जिम्पोज से जापान बना है जिसका अर्थ होता है सूर्य का देश। वहां का हर नागरिक, प्रधानमंत्री हो या छोटा नागरिक, सभी लोग सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार से करते हैं। उन लोग अपनी भाषा में सूर्य के सामने, उगते हुए सूर्य के सामने खड़े हो जाते हैं और सभी जापानी लोग 3 बार ताली बजाता है और सूर्य को प्रणाम करता है। क्या कहता है? हम गाएंगे, दूसरा बार आप लोग दोहराएंगे ताली से ताली मिलाकर। इसी के साथ अपनी बात को विराम करेंगे। पहले हम गाएंगे, दूसरा बार आप लोग को दोहराना। हम सूर्य पुत्र हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम सूर्य पुत्र हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम सूर्य पुत्र हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम सूर्य पुत्र हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम बीड़ी पुत्र हैं, हम गुटखा पुत्र हैं, हम सीसी पुत्र हैं। यहां लॉज में मौज उड़ा रहा है, इसलिए मौज में आपका ओज समाप्त हो रहा है। उसको लॉज को साधना स्थल बनाइए। और ये 5 साल अपने जीवन को केंद्रित कर दिया अर्जुन के तीर की तरह कि हमको एसएससी कंप्लीट करना है, बैंकिंग कंप्लीट करना है, जेपीएससी कंप्लीट करना है, दरोगा कंप्लीट करना है और एक इतिहास रचकर जाना है। कल गांव की ओर लौटे तो पूरे गांव के लोग और युवा लोग हमको माला पहनाने के लिए तैयार रहे। ऐसा जीवन जीने के लिए, इस रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस मंच को खड़ा किए हैं। तो इसी शुभकामना के साथ अपने लक्ष्य को आप याद करें और अनुकूल अपनी तैयारी करें। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।